हाँ, तो कहानी शुरू होती है मारिया मैरीवेदर को दिखाते हुए, जो अपनी केयरटेकर हीलियोट्रोप के साथ अपने पिता जॉर्ज के फ्यूनरल में आई हुई है। मारिया पिता की मौत पर दुख मनाने से ज्यादा खुशियां मनाती हुई दिख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वो सभी बंदिशों से आजाद हो गई है। फ्यूनरल के दौरान मारिया एक लड़के को देखती है जो मारिया के पलक झपकाते ही गायब हो गया। खैर, इसके बाद मारिया और हीलियोट्रोप सीधा अपने लॉयर के पास जाती है, जहां मारिया को पता चलता है कि उसके फादर अपना सब कुछ पहले ही गंवा चुके हैं। वो मारिया के लिए कुछ छोड़कर गए हैं, तो बस एंशिएंट क्रॉनिकल्स ऑफ मूनएकर वैली नाम की एक बुक छोड़कर गए हैं। घर आने के बाद मारिया ये बुक पढ़ना शुरू किया, जिसमें मूनएकर वैली की एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की का जिक्र किया गया था। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि खुद प्रकृति ने उसे कुछ जादुई शक्तियां दी हुई थीं। उसके पास कुछ जादुई मोतियों की माला भी थी, जिसके चलते उसे मून प्रिंसेस नाम से भी बुलाया जाता था। मून प्रिंसेस डेनवार खानदान की बेटी थी और उसे मैरीवेदर खानदान के बेटे रोल्फ से प्यार था। आज दोनों की शादी हो रही थी और इसी दौरान प्रिंसेस के पिता यानी विलियम डेनवार उसे एक रेयर ब्लैक लायन गिफ्ट देते हैं। वहीं रोल्फ ने अपनी वाइफ को बड़ा ही खूबसूरत यूनिकॉर्न हॉर्स गिफ्ट दिया। खूबसूरत गिफ्ट्स देख मारिया काफी खुश हुई और उसने अपनी जादुई माला सभी को दिखाई। मारिया कहती है कि ये माला किसी भी आदमी के मन की बात बता सकती है और इंसान की कोई भी विश भी पूरी कर सकती है। ये सुनते ही दोनों फैमिलीज के चेहरों पर लालच दिखाई देने लगा। यहां मारिया ने बुक बंद कर दी और सोने का फैसला लिया। अगले दिन जब मारिया उठी तो उसे पता चला कि उसके पिता ने अपना घर भी खो दिया था, यानी मारिया को अब अपना घर भी खाली करना होगा। ऐसे में हीलियोट्रोप और मारिया उसके अंकल के घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन पर हमला भी किया। इन लोगों में एक शख्स वो भी था जिसे मारिया ने अपने पिता के फ्यूनरल में देखा था। खैर, यहां डाकुओं से जैसे तैसे बचकर दोनों अपने मुकाम यानी मारिया के अंकल बेंजामिन मैरीवेदर के घर पहुंच गई। हीलियोट्रोप ने अंकल बेंजामिन को रास्ते की घटना सुनाई, लेकिन अंकल ने उसे इग्नोर कर दिया और दोनों को अंदर ले गए। अंदर बेंजामिन ने उन्हें अपने डॉग रोल्फ से मिलवाया, जो कि काफी डरावना था। इसके बाद खड़ूस बेंजामिन ने दोनों को अलग अलग फ्लोर पर रूम दिए और सब सोने चले गए। अगली सुबह चाय बिस्किट खाने के बाद मारिया अपनी बुक लेकर नीचे आती है, लेकिन रास्ते में बेंजामिन ने उसे देख लिया और बुक को ये कहकर छीन लिया कि वो इसे लाइब्रेरी में रखेगा। मारिया ने इसकी शिकायत हीलियोट्रोप से की, लेकिन उसने कहा कि चिंता मत करो, वो इसे संभाल कर ही रखेगा। इसके बाद नाश्ते की टेबल पर हीलियोट्रोप मारिया से काफी बातें कर रही थी, जिस पर बेंजामिन उसे टोकते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से खाते समय कम बातें करना बेहतर होता है। यहाँ मारिया एक बार फिर बेंजामिन से अपनी बुक मांगती है। उसका कहना था कि ये उसे उसके पिता ने दी थी। मारिया के पिता की जब बात आई तो बेंजामिन उन्हें कायर जुआरी कहते हुए खरी खोटी सुनाने लगा। पिता के बारे में गलत सुनकर मारिया भी भड़क गई। ये देख बेंजामिन ने उसे शांत करवाया और कहा कि मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। तुम्हारे पिता सच में जुआ खेला करते थे और ये बात तुम खुद भी अच्छी तरह जानती हो। खैर, अब तुम टेंशन मत लो, ये घर भी तुम्हारा ही है। इसके बाद बेंजामिन उन्हें अपना घर दिखाने ले गया। इसी बीच मारिया ने एक बार फिर से जंगल में हुए हमले का जिक्र किया। इस बार बेंजामिन ने उसे बताया कि मैं जानता हूँ वो लोग डेनवार फैमिली के लोग थे। साथ ही साथ बेंजामिन ने उसे जंगल की तरफ न जाने की सलाह भी दी। मारिया ने पूछा कि ये वही डेनवार फैमिली है जिसका मेरी बुक में जिक्र किया गया है, लेकिन बेंजामिन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और यहाँ से चला गया। अगले दिन घर में घूमते समय मारिया की नजर एक पियानो पर गई, जो कि खुद ब खुद बज रहा था। मारिया ने ऑटोमेटिकली प्रेस हो रहे बटन्स को फॉलो किया और एक अच्छी मेलोडी बनाई। इसी बीच बेंजामिन की नजर उस पर पड़ गई। वो मारिया को ऐसा करते देख ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। शाम को बेंजामिन मारिया को हॉर्स राइडिंग पर लेकर जाता है। शुरुआत में मारिया को मुश्किल हुई, लेकिन फिर वो सीख गई और दोनों गांव की सैर पर निकल गए। शाम होने पर बेंजामिन कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन मारिया को घुमाई में काफी मजा आ रहा था, सो वो कुछ देर और घूमने की बात कहती है। इस पर बेंजामिन अग्री करता है और जंगल की तरफ न जाने की सलाह देते हुए अकेला घर लौट जाता है। अंकल जाते ही मारिया को जंगल से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी और वो खुद को रोक नहीं पाई। आगे चलकर जब उसने पड़ताल की तो पाया कि ये आवाजें पिंजरे में कैद एक खरगोश की थीं। अब मारिया इसे बचा ही रही थी कि तभी कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। इनमें से एक वही शख्स था जो फ्यूनरल में मारिया को देख रहा था। इसका नाम रॉबिन डेनवार था। ये लोग मारिया को पकड़ने ही वाले थे कि तभी बेंजामिन का डरावना डॉग रोल्फ यहाँ पहुंच गया।
जिसने सभी लोगों को भगा दिया और मारिया जख्मी खरगोश को लेकर घर लौट आई। रात को मारिया ने अपनी खिड़की से एक खूबसूरत व्हाइट यूनिकॉर्न की परछाई देखी। ये नजारा देख मारिया के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सुबह उठते ही वो अपने सवालों का जवाब लेने सीधे बेंजामिन के पास पहुंच गई। यहाँ मारिया ने रात को दिखे यूनिकॉर्न और अपने आप बजने वाले पियानो जैसी सभी विचित्र चीजों के बारे में सवाल पूछे। बेंजामिन कुछ देर तो चुपचाप आगे बढ़ता गया, लेकिन जब मारिया नहीं मानी तो वो रोने लगा और मारिया से ये सभी सवाल न पूछने की रिक्वेस्ट करने लगा। इसके बाद रोल्फ मारिया को किचन की तरफ ले गया। रास्ते में मारिया ने मिरर देखा तो पाया कि रोल्फ की परछाई में एक शेर दिख रहा है। इसके बाद जब मारिया किचन में पहुंची तो उसने मर्माड्यूक नाम का एक अनोखा शेफ देखा। ये आदमी कभी भी गायब होकर किसी भी जगह जा सकता है और चुटकियों में खाना बना सकता है। जब मारिया ने उससे घर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में पूछा तो मर्माड्यूक ने उसे अपने पिता की दी हुई बुक पढ़ने की सलाह दी। जब मारिया ने बुक लाइब्रेरी में होने की बात बताई तो मर्माड्यूक ने उसे एक सीक्रेट रास्ते से लाइब्रेरी तक पहुंचाया और उसे वो बुक वापस दिलवाई। जब मारिया वापस बुक पढ़ने बैठी तो उसने पाया कि मैरीवेदर और डिनवार दोनों लालची फैमिलीज प्रिंसेस से वो जादुई माला पाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं प्रिंसेस को जब ये बात समझ आई तो वो ये माला नेचर को वापस लौटाने निकल पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से डिनवार्स ने उससे माला का बॉक्स छीन लिया और मैरीवेदर्स ने इसकी चाबी। दोनों फैमिलीज को बुरी तरह से लड़ते देख प्रिंसेस को गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि अगर किसी नेकदिल इंसान ने ये जादुई माला नेचर को वापस नहीं लौटाई तो 5000वां चांद उगते ही मून एकर वैली अंधेर नगरी में तब्दील हो जाएगी। अब सच्चाई की पड़ताल करने जब मारिया मर्माड्यूक से मिलने गई तो उसने बताया कि हाँ, ये सच है कि मून एकर वैली श्रापित है। अब श्राप को तोड़ना है तो एक प्योर हार्ट यानी मून प्रिंसेस को वो माला समुद्र को लौटानी होगी। साथ ही साथ मर्माड्यूक ने बताया कि असली मून प्रिंसेस वो होगी जिसे व्हाइट यूनिकॉर्न दिखाई देते हो। अब चूंकि मारिया यूनिकॉर्न को देख सकती थी तो उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि वो ही असली मून प्रिंसेस है। मारिया महल से निकलकर जंगलों में भाग गई। रास्ते में उसने समय काउंट किया तो पता चला कि जल्द ही 5000वां मून राइज होने वाला है और अगर श्राप को नहीं हटाया गया तो मून एकर वैली हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद मारिया एक गुफा में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात लवडे नाम की एक महिला से होती है। महिला की शक्ल हूबहू बुक वाली मून प्रिंसेस से मिल रही थी। वैसे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो नीचे मौजूद लाइक बटन जरूर दबा लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, तो मून प्रिंसेस जैसी दिखने वाली लवडे मारिया से बताती है कि वो भी एक मून प्रिंसेस हुआ करती थी। उसने भी श्राप को तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रही। इसके अलावा लवडे मारिया को समझाती है कि तुम जितनी मर्जी भागने की कोशिश कर लो, तुम्हें अपना मकसद तो पूरा करना ही पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मारिया में थोड़ी हिम्मत आती है कि वो मून एकर वैली को श्राप से मुक्त करवा सकती है, लेकिन मारिया को ये नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। ऐसे में मून प्रिंसेस उसे बताती है कि जादुई माला का बॉक्स डिनवार फैमिली के पास है, वहीं उसकी चाबी मैरीवेदर्स ले गए। ये सुनकर मारिया को याद करता है कि उसकी बुक में एक सीक्रेट पॉकेट था और इसमें एक चाबी भी रखी हुई थी। अब मारिया लवडे से कहती है कि मुझे डिनवार्स के महल में ले चलो, मुझे माला का वो बॉक्स ढूंढना है। लवडे मारिया को महल तक तो ले गई लेकिन अंदर जाने से इनकार करने लगी। मारिया ने उससे जिद नहीं किया और अकेले ही अंदर जाने का फैसला लिया। मारिया छिपते छिपते महल तक तो पहुंच गई, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे रॉबिन के पिता यानी कुएर डिनवार बंदी बना लेते हैं। पकड़े जाते ही मारिया ने उसे बॉक्स की चाबी दे दी, लेकिन यहाँ कुएर बताता है कि वो बॉक्स खाली है, मैरीवेदर्स ने उसमें से माला चोरी कर ली। इसके बाद कुएर ने मारिया को कैद करने के आदेश दे दिए, लेकिन मारिया चालाकी दिखाते हुए यहाँ से छूटकर भाग निकली। कुएर के गार्ड्स ने उसका पीछा भी किया, लेकिन मारिया जैसे तैसे जंगल तक पहुंच गई, जहां रोल्फ उसकी मदद करने तैयार खड़ा था। रोल्फ उसे वापस महल तक ले गया। घर आने के बाद अंकल बेंजामिन ने उसकी लापरवाही के चलते उसे खूब डांट लगाई और मारिया की सफाई में कुछ भी नहीं सुना। लेकिन जब रात हुई तो उसे अपने गुस्से पर रिग्रेट फाइल हुआ और वो मारिया को मनाने उसके रूम पर आ गया। बेंजामिन कहने लगा कि मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र के चलते किया था, प्लीज अब दरवाजा खोल दो। मारिया ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बेंजामिन के मन में अपनी इतनी फिक्र देख उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। रात को मारिया ने देखा कि उसके रूम्स से दिखने वाले स्टार्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी बीच उसने अपने रूम में कुछ आवाजें सुनी। इस पर जब मारिया ने पड़ताल की तो पाया कि एक सीक्रेट दरवाजे से लवडे उसके रूम में आई है।
मारिया ने पहले तो लवडे पर अपनी भड़ास निकाली क्योंकि वो महल में उसे अकेले छोड़कर भाग गई थी। लेकिन फिर जब लवडे ने माफी मांगी और उसे अपने जैसी यानी मून प्रिंसेस की ड्रेस दी तो मारिया खुश हो गई। इसके बाद दोनों नीचे आती है और लवडे पियानो बजाने लगती है। इसी बीच मारिया को एक कांच दिखाई दिया। जब मारिया ने करीब जाकर कांच में देखा तो उसे एक फ्लैशबैक दिखाई दिया जिसमें उसके अंकल बेंजामिन और लवडे डांस करते हुए दिख रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि लवडे और बेंजामिन एक समय में एक दूसरे से प्यार किया करते थे। दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन जब लवडे ने बताया कि वो एक दिनवार है तो बेंजामिन ने उसे धोखेबाज कहकर छोड़ दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दिनवार की चोरी करने की साजिश है। ब्रेकअप के बाद दोनों काफी दुखी भी हुए। इसके बाद मारिया को पहली मून प्रिंसेस की एक पेंटिंग नजर आती है। इसमें दिख रही मून प्रिंसेस कुछ ही देर बाद हरकत में आ जाती है और मारिया को बताती है कि उसने वो जादुई माला फैमिलीज के झगड़े से पहले एक पेड़ के नीचे छुपा दी थी। अब मारिया ने पेड़ ढूंढने के लिए रॉबिन डेनवार की मदद लेने का विचार बनाया क्योंकि रॉबिन एकमात्र ऐसा शख्स था जो जंगल का हर कोना जानता है। रॉबिन के पास जाने से पहले मारिया ने बेंजामिन और लवडे के नाम नकली लेटर्स लिखे और इनमें सॉरी लिखकर उन दोनों को भेज दिए। मारिया जंगल में पहुंचते ही क्वेर डेनवार के स्पाई ईगल ने उसे खबर दी कि मारिया जंगल में घूम रही है। खबर मिलने के फौरन बाद वो अपने आदमियों संग जंगल की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब लवडे और बेंजामिन एक दूसरे से मिले तो चंद सेकंड में ही उनके बीच सुलह हो गई। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि मारिया जंगल में माला ढूंढने अकेली गई है तो वो लोग भी उसकी मदद करने जंगल में जाते हैं। इधर मारिया अपने बिछाए हुए जाल में रॉबिन को कैद कर चुकी थी। जब रॉबिन ने रिक्वेस्ट की तो मारिया ने अपनी मदद करने का वादा लेकर उसे वापस खोल दिया। शुरुआत में रॉबिन ने उसकी मदद करने से मना किया, लेकिन मारिया जल्द ही उसे कन्विंस करने में सफल हो गई। दोनों वो पेड़ ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद कुएर के लोगों ने रॉबिन को दबोच लिया और कुएर उससे कहने लगा कि पहले लवडे ने धोखा दिया और अब तू भी। यहाँ हमें पता चलता है कि लवडे रॉबिन की ही बहन है। इधर मारिया को न तो रॉबिन दिख रहा था और न ही रोल्फ। ऐसे में मारिया अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला लेती है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसे वही व्हाइट यूनिकॉर्न दिखाई देता है जो मारिया को जादुई माला वाले पेड़ तक पहुंचा देता है। मारिया पेड़ में घुस ही रही थी कि तभी कुएर यहाँ पहुंच गया और मारिया को पकड़ने में सफल हो गया। दूसरी तरफ रोल्फ जो खड्डे में गिर गया था वो अब बाहर निकलकर रॉबिन को बचा लेता है, लेकिन तभी कुएर के लोगों ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। अब चूंकि रॉबिन समझ चुका था कि मारिया नेक काम के लिए निकली हुई है तो वो मारिया की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ता है। रॉबिन ने अपने ही पिता से मारिया को बचाया और दोनों चुपके से पेड़ में घुस गए। अंदर जाने पर उन्हें एक मूर्ति के गले में माला नजर आई। मारिया ने फौरन माला हाथ में ली और रॉबिन के साथ अंदर मौजूद एक गुफा में चले गए। गुफा में व्हाइट यूनिकॉर्न ने उन्हें गाइड भी किया। इधर कुएर गुफा के अंतिम छोर पर एक खाई के पास खड़ा वेली को अंधेरे में शमाते हुए देख रहा था। इसी बीच बेंजामिन भी यहाँ पहुंच गया और उसकी कुएर के साथ लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच मारिया बाहर निकल आई और दोनों को समझने लगी कि आप लोगों के लालच के चलते आज हमारी मून एकर वैली अंधेरे में शमा रही है। प्लीज आप लड़ाई बंद करके प्यार से रह लीजिए। लेकिन कुएर और बेंजामिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों एक बार फिर से लड़ने लगे। अब लवडे यानी कुएर की बेटी बीच में आई और दोनों को समझाने की कोशिश करने लगी। दोनों ने हाथ तो मिलाया, लेकिन अब भी उनके अंदर लालच और बदले की भावना मौजूद थी, इसलिए श्राप हट नहीं रहा था। ऐसे में मारिया ने माला के मोतियों को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मोती समुद्र से वापस उड़कर उसी के शरीर पर लिपट रहे थे। मारिया ने मोतियों को तोड़कर फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन नेचर मानो इन्हें वापस लेने को तैयार ही नहीं था। ये जब वापस मारिया के पास आए तो मारिया ने इनके साथ साथ खुद भी समुद्र में छलांग लगा दी। ये नजारा देख बेंजामिन और लवडे के साथ साथ कुएर भी दुखी हो गया। श्राप मानो इसी हटने के लिए इसी बात का इंतजार कर रहा था। मारिया पानी में जाने के बाद जैसे ही सब लोग शांत हुए तो समुद्र से विशालकाय चांद उगना शुरू हो गया और एक बड़ी सी लहर पर सैकड़ों व्हाइट यूनिकॉर्न्स दौड़ते हुए दिखने लगे। इन्हीं में से एक यूनिकॉर्न बेहोश मारिया को भी लेकर आ रहा था। यूनिकॉर्न ने मारिया को छोटी पर लाकर छोड़ा तो बेंजामिन सहित सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। अब चूंकि श्राप हट चुका था तो रोल्फ भी जिंदा हो गया और अपनी असली फॉर्म यानी एक शेर के रूप में आ गया। इसके बाद लवडे और बेंजामिन ने एक बार फिर से शादी की तैयारी कर ली। दोनों फैमिलीज ने एक बार फिर से हाथ मिलाया और श्राप मुक्त मून एकर वैली एक बार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगी। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि मूवी का नाम था द सीक्रेट ऑफ मूनएकर, जो कि साल 2008 के दौरान रिलीज हुई और IMDb पर इसे 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले।